वेरी गुड मॉर्निंग डियर। मैं अजीत सर फिर से आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी बाय अजीत सर में। जैसा कि डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्वेल्थ का मैथ पढ़ रहे थे और ट्वेल्थ का मैथ में मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का अलजेब्रा में से कुछ पोर्शन हम लोगों ने देखा था और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमें मैट्रिक्स का पढ़ना है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, और उसे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग गुणा पढ़ रहे हैं और कई तरह का लाइफ में आपने गुणा पढ़ा है। अब तक के लाइफ में रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, सेट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और फिर वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा। और ठीक उसी तरह से आज हम लोग मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को कैसे गुणा किया जाता है वो पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसके लिए मैट्रिक्स का गुणा जानने के लिए ये हमें जानना है कि मैट्रिक्स से गुणा होता क्या है और फिर गुणा किया कैसे जाता है और गुणा के लिए कंडीशन क्या है, और फिर उसके बाद उससे कुछ प्रॉपर्टी होगा और फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स होगा। तो डियर स्टूडेंट, बिना देर किए मैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का गुणा मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखने से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, क्या है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ऐसा है, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स लूँ मैं, जिसमें से ए अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, a अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और b अगर n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। a अगर m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और b अगर n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स इस तरह से हो कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या, पहले में कॉलम की संख्या, दूसरे में रो की संख्या अगर बराबर है, तब दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट गुना परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा, जिसे इस तरह से लिखा जाता है और जिसे ए बी पढ़ा जाता है, जो खुद एक मैट्रिक्स होता है, जो खुद एक मैट्रिक्स होता है। तो याद रखिए, दो मैट्रिक्स को गुना करने के पहले गुना के लायक है कि नहीं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या। इसे मैं इस तरह से थोड़ा मार्किंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा करके अगर ये दोनों बराबर है तब दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, जिसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो खुद एक मैट्रिक्स होता है। और जब डियर स्टूडेंट कहीं मैट्रिक्स है तो वेक्टर की तरह दो बातें होगा। जिस तरह से वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी तरह से मैट्रिक्स में ऑर्डर और उसका एलिमेंट। तो इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो सुनिए डेफिनेशन क्या बोलता है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी का रो, तो किसी मैट्रिक्स में हम पहले रो बोलेंगे, रो और कॉलम को मिला करके ही इसे एक वर्ड बोला गया ऑर्डर। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में रो की संख्या वही होगा जो पहले मैट्रिक्स ए में रो की संख्या होगा, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या वही होगा जो दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जो कि खुद एक मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर क्या होगा? m/p। ये रहा हमारा m/p ऑर्डर का। प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए में रो की संख्या वही होगा जो पहले मैट्रिक्स ए में रो की संख्या होगा, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या वही होगा जो दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या होगा। इसे थोड़ा और आसानी समझने के लिए देखिए, ये दोनों एक तरह से समझिए, ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और जो बचा बस वही हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो ये अब तक हुआ ऑर्डर, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, पहले मैं वर्बली बता दे रहा हूं, तब उसी को मैं एग्जाम्पल से और क्लियर करूंगा। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, याद रखिए पहले का रो दूसरे का कॉलम लेंगे, और पहले मैट्रिक्स का हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के संगत एलिमेंट को गुणा करके जोड़ करके हम लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के संगत एलिमेंट को गुणा करके जोड़ करके हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखते हैं।
ठीक है। इसको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा, मेरे बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। ये है रो, ये है कॉलम, ठीक है। हाँ, जैकी चैन को देखा है ना आपने, मैं जूडो कराटे नहीं बता रहा हूँ, बट मैट्रिक्स का गुना समझाने के लिए मैं ऐसा बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके लिए मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ। एक ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी का एलिमेंट निकालने के लिए मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ जो है जिसका एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ। ऑब्वियसली इसमें दो रो है, 3 कॉलम है, ये 2x3 ऑर्डर का है। फिर एक दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं जिसका एलिमेंट है P Q R S T U V W X और इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, देयरफॉर ये 3x3 ऑर्डर का है। तो मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, पहला मैट्रिक्स ए 2x3 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स बी 3x3 ऑर्डर का। तो पहले गुना के पहले देखना है कि क्या ये गुना के लायक है, खाने के पहले खाने लायक है कि नहीं, गुना के पहले गुना के लायक है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। ए का ऑर्डर कितना है भाई, हमने जो एग्जांपल लिया है वो 2x3 ऑर्डर का है, और बी किस ऑर्डर का है भाई, वो 3x3 ऑर्डर का है। तो यहाँ का देखिए, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या ये बराबर है, इसलिए ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया है ये गुना के लायक है, प्रोडक्ट के लायक है, इसलिए इसका प्रोडक्ट होगा। और जब प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, कितना रो कितना कॉलम, तो ए बी में रो वही होगा जो ए में रो है, दैट इज 2, और ए बी में प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कॉलम वही होगा जो बाद वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या होगा, दैट इज 3, और हम इसे बाय पढ़ते हैं, बचा हुआ। इस तरह से भी आप देखिए, तो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का होगा। इट मींस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स में होगा। थोड़ा मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, 2 रो 3 कॉलम, इसका मतलब इसमें 6 एलिमेंट होगा। अब यही एलिमेंट निकालने के लिए मैं एग्जांपल लिया हूं। चलिए, पहला एलिमेंट निकालने के लिए देखिए, जैसा कि अभी मैं डेफिनेशन बताया, प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स डिफाइंड है, वो 2x3 ऑर्डर का होगा। और अब एलिमेंट के लिए ए का मैं एलिमेंट लिखा, बी का मैं एलिमेंट लिखा, और अब मैं गुना करके बता रहा हूं कैसे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिर से सुन लीजिए, पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। पहले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के संगत एलिमेंट को गुना करके जोड़ करके लिखते हैं। थोड़ा मैं बॉडी लैंग्वेज में से ऐसे बता दे रहा हूं। अब देखिए, जैसे कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से गुना करके प्रोडक्ट मैट्रिक्स के पहले रो के पहले कॉलम में लिखेंगे। और यहां संगत आप समझिए, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम संगत, ए का संगत P, बी का संगत S, सी का करस्पॉन्ड V। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना ए का P के साथ AP, बी का संगत S है BS, सी का संगत V है CV। तो रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़, ये रहा हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB का पहला एलिमेंट, दैट इज ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट। और अब मैंने कहा कि पहले मैट्रिक्स का हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ गुना करके जोड़ करके लिखते हैं। तो अब आइए, उसी मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के उसी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ गुना करके जोड़ करके लिखने जा रहे हैं। तो उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, देखिए। और ए का संगत Q तो AQ, बी का संगत T तो BT, सी का संगत W तो CW, रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़, ये रहा। और फिर अब पहले मैट्रिक्स के उसी रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ हम गुना करेंगे, लेकिन संगत एलिमेंट लेंगे। ए का संगत R, बी का संगत U, सी का संगत X। तो ए का संगत R AR, बी का संगत U तो BU, और फिर सी का संगत X तो CX। तो रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। सो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के एलिमेंट को गुना करके पहले रो के तीनों कॉलम में लिखा है। याद रखिए, थोड़ा और आसानी समझने के लिए,
पहले मैट्रिक्स का जो रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम लेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के उसी रो उसी कॉलम में लिखना है। जो रो जो कॉलम, उसी रो उसी कॉलम में लिखना है। बहुत आसानी समझ सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अब तक ये सब एलिमेंट निकाला। अब आइए पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो लेंगे तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी दूसरा रो आ जाएगा, गुणनफल मैट्रिक्स में भी दूसरा रो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। रो और कॉलम का संगत एलिमेंट देख लीजिए बॉडी लैंग्वेज। डी का संगत पी है, डीपी। ई का संगत एस है, एस। एफ का संगत बी है, उसका प्रोडक्ट का सम। तो पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। दूसरा रो पहला कॉलम, यहां पर भी दूसरा रो और पहला कॉलम में लिखा गया है। जो रो जो कॉलम, उसी रो उसी कॉलम में लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर आइए अब पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ गुणा करके जोड़ करके लिखेंगे। तो डी का संगत क्यू और ई का संगत टी, संगत गुणा लेते चलते हैं। एफ का संगत डब्ल्यू, तो संगत एलिमेंट का गुणा का जोड़ ये रहा। और अब पहले मैट्रिक्स के उसी रो को, आखिरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के आखिरी कॉलम, पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहां पर भी दूसरा रो तीसरा कॉलम। मतलब ये एलिमेंट निकालने जा रहे हैं, जबकि ये सब निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए डी का संगत आर तो डी आर, ई का संगत यू तो ई यू, और एफ का संगत एक्स तो एफ एक्स। तो गुणा का जोड़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इस तरह से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं, या इसी तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, और पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2/3। ये रहा हमारा 2/3। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर से मेरे वर्ड को सुनिए। जब भी आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालेंगे तो देखिए पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुणा का जोड़, और फिर पहला मैट्रिक्स का जो रो लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉलम लेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के परिणामी मैट्रिक्स के उसी रो उसी कॉलम में लिखते हैं। और बी ए डिफाइंड होगा। तो जा देखिए, तो यहां पर यहां बी का ऑर्डर कितना है भाई, इसी एग्जांपल में बी 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, और फिर ए कितना ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। देखिए जरा सर, पहले मैट्रिक्स, यहां पहला मैट्रिक्स बी हो गया। पहला मैट्रिक्स बी का कॉलम की संख्या 3 है। हमेशा याद रखिए, किसी मैट्रिक्स का पहला रो लिखते हैं, दूसरा कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स बी के कॉलम की संख्या 3 और दूसरे मैट्रिक्स ए में रो की संख्या 2। दे आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। देयरफॉर मैट्रिक्स के गुणा के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों मैट्रिक्स का गुणा डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। और आम भाषा में बोलिए तो ये दोनों मैट्रिक्स गुणा के लायक नहीं है। दैट इज बी और ए का गुणा पॉसिबल नहीं है, जबकि वहीं ए और बी का गुणा पॉसिबल है। तो इस एग्जाम्पल से या मैट्रिक्स को डिफाइन करने में, समझाने में एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आया कि मैट्रिक्स का गुणा हमेशा संभव नहीं है। ये केवल तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो। दूसरी बात, इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि अगर ए बी डिफाइंड है, ए बी गुणा के लायक है, तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा या बी ए गुणा के लायक होगा। ठीक है, कंडीशन, और कंडीशन के बाद भी कुछ और बात था। चलिए, और फिर हम लोग इस बात को समझाने के लिए और मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ, नंबर पर बेस्ड एग्जांपल लेता हूँ, ताकि गुना है ये थोड़ा प्रैक्टिस पर होगा, एक दो और एग्जांपल देखने से होगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब मैं थोड़ा नंबर वाला एग्जांपल लेता हूं, लेकिन नंबर वाला एग्जांपल के पहले थोड़ा एक बात मैं और याद दिला देना चाह रहा हूं। देखो डियर, ठीक है, क्योंकि मैं देखा ये जो मैट्रिक्स का गुना है, ये गुना याद रखिए, जो गुना है थोड़ा सा सट के होना चाहिए था। जब भी दो मैट्रिक्स ए और बी का गुना लिखेंगे तो समझिए कि इसके बीच में ना तो कोई डॉट देंगे और ना ही कोई क्रॉस देंगे, ना ही डॉट ना ही क्रॉस।
ठीक है, ये दोनों गलत है, ये दोनों तरीका गलत है। दो मैट्रिक्स से गुणा के बीच में ना तो डॉट ना तो क्रॉस, तब क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, बस सिंपली ऐसा ही लिखते हैं और हमेशा क्रम को मेंटेन करते हैं। थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे इसी बात को डिटेल से। जो पहले है उसे पहले ही लिखेंगे, कोई डॉट कोई क्रॉस नहीं। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और इससे हम सिंपली a इंटू बी भी नहीं पढ़ते, बस a भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए भी आना चाहिए, लिखने के लिए भी आना चाहिए और डेफिनेशन तो समझ में आना ही चाहिए। और दूसरी बात, इस गुणनफल मैट्रिक्स में, इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में पहले वाले मैट्रिक्स को प्री फैक्टर बोला जाता है और दूसरे वाले को पोस्ट फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, प्री का मतलब पहले। तो पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड पोस्ट। प्री पैड, पोस्ट पैड, ये मोबाइल में तो सब लोग जानता है। प्री पैड का मतलब पहले भुगतान किया हुआ, पोस्ट पैड का मतलब बाद में भुगतान करना है। तो प्री फैक्टर, पोस्ट फैक्टर, ये सब भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, हाँ चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैट्रिक्स के गुणा को समझाने के लिए, और वो मैं नंबर में ले रहा हूं। और थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं एक लेता हूं ऐसा करके, 1 2 -3 0, ऐसा मैंने लिया 2/2 ऑर्डर का। और मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं 4 -2 3 1। चलिए ऐसा मैंने एक मैट्रिक्स लिया और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो पहले देखते हैं क्या ए भी गुना के लायक है। तो जरा देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ a 2/2 है और b भी 2/2 है। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। और जब डिफाइंड होगा तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी में रो और कॉलम कितना होगा? तो ए बी में रो वही होगा जो ए में होगा, और ए बी में कॉलम वही होगा जो बी में कॉलम होगा। अर्थात इस तरह का होगा। ठीक है, थोड़ा आप इसको पहले से ही थोड़ा बगल में आप रफ टाइप का कुछ काम कर लीजिए। ठीक है, पहली बार सीख रहे हैं, गुना सीख रहे हैं। ठीक है, याद रखो 12 क्लास में आप गुना सीख रहे हो यार, लेकिन ये गुना मैट्रिक्स से गुना है। चलिए इसमें 2/2 ऑर्डर का होगा, इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम, इट मीन्स 4 एलिमेंट होगा। और वो 4 एलिमेंट में पहला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए हियर ए बी 1 2 -3 0, और ये रहा हमारा। ठीक है, 4 -2 3 1। देखते हैं हम लोग, चलिए गुना करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नीचे ही लिखते हैं। हाँ अब आ जाओ भाई छूटो कराटे खेलने के लिए। देखो जय किशन, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो लोगे, दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। पहले का रो, दूसरे का कॉलम। चलिए पहले मैट्रिक्स का हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ संगत एलिमेंट का गुना करके जोड़ करके लिखते हैं। पहला रो पहला कॉलम, 1 का संगत 4, तो 1 को 4 के साथ गुना करेंगे। हम जानबूझ के इस तरह से लिख रहे हैं, जानबूझ के थोड़ा समझाने के लिए। फिर 2 का संगत 3 है, 2 को 3 के साथ गुना किया। रो और कॉलम का संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। अब उसी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे। उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो 1 का संगत -2, 1 × -2, और फिर 2 का संगत 1, तो 2 × 1, और फिर इसके बीच में प्लस। तो यही तो डेफिनेशन है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। ठीक है, थोड़ा एडवांस होने पर, थोड़ा प्रैक्टिस होने पर डायरेक्ट आप यहाँ 4 लिख सकते हो, डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हो। बट अभी आप बिगिनर हो, लर्नर हो, लाइफ में पहली बार मैट्रिक्स से गुना देख रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा स्टेप को जानबूझ करके बड़ा कर रहा हूँ, एवरी स्टेप को लिख रहा हूँ, और थोड़ा प्रैक्टिस होने पर इस स्टेप को जम मारूंगा। चलिए, तो पहले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से गुना कर दिया। और अब आइए पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से गुना करेंगे। तो चलिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, -3 का संगत 4 और 0 का संगत 3, तो 0 × 3। रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। और अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ये एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। -3 का संगत -2,
-3 इंटू -2 और फिर 0 का संगत 1 है, 0 इंटू 1 और इसका प्लस लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना हो रहा है थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, थोड़ा यहाँ देख लीजिए आप। चलिए इतना काम तो 12 क्लास के स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा वर्बली। 4 × 4, 3 × 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, ये रहा 10 और फिर ये रहा 2 × 2 और -2 0। फिर यहाँ पर देखिए इट इज 0 एंड इट इज -12, सो -12 + 0 -12 और फिर यहाँ देखिए -3 -2। चलिए मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, -3 -2 6 होगा, 6 + 0 × 1 0, दिस इज 6। ये रहा हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी का एलिमेंट, जो पहले ही हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि ये 2x2 ऑर्डर का होगा। ये रहा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और हमेशा 2 रो 2 कॉलम के बीच में थोड़ा गैप देंगे। अच्छा, अब थोड़ा ये देखना है कि क्या यहाँ बी ए डिफाइंड है, क्या बी को ए के साथ गुना किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगेन। तो देखिए B का ऑर्डर है कितना भाई, B 2x2 ऑर्डर का है और A कितना ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का है। अब देखिए पहले मैट्रिक्स यहाँ B है, इसमें कॉलम की संख्या 2 और दूसरा मैट्रिक्स A है, इसमें रो की संख्या 2, ये दोनों बराबर है। देयरफॉर B और A का गुना दैट इज BA डिफाइंड होगा, जो पहले उसे पहले लिखेंगे और तब इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, रो और कॉलम कितना होगा, तो ये जो छोटा हुआ वही होगा। या कहिए कि पहले मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में रो वही होगा जो पहले मैट्रिक्स में रो होता है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कॉलम वही होगा जो दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम होगा, दैट इज 2x2 ऑर्डर का। इसका मतलब यहाँ BA भी मिलेगा और जब BA मिलेगा तब BA का एलिमेंट कैसे मिलेगा, कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं। अगेन BA, चलिए B का एलिमेंट को पहले लिखेंगे 4 -2 3 1 और फिर अब A का एलिमेंट देखिए कितना हुआ 1 2 -3 0। ठीक है, चलिए फिर जूडो कराटे एकदम जैसे स्टार्ट। ठीक है, ये रहा रो, ये रहा कॉलम। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा टफ है, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं यार। देखो कहीं भी अगर आपका ध्यान थोड़ा भी भंग होगा, कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि ये गलत होगा। है तो गुना और वही लोअर क्लास से गुना है जो कि आप स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जरा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा तो गलत होने का ज्यादा चांसेस होगा। एकदम ध्यान से बनाइए, रो कॉलम को संगत एलिमेंट को गुणा करके जोड़ करके। तो चलिए एकदम गुणा करके चलते हैं जी। पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम और संगत वर्ड आप समझ रहे हो, 4 का संगत 1, देयरफॉर 4 × 1। डियर स्टूडेंट, अब के बाद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये स्टेप जंप मारूंगा, 4 × 1 को डायरेक्ट 4 लिखूंगा, आप भी लिख सकते हो यार। चलिए -2 को -3 के साथ। ठीक है, तो रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुणा का जोड़, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुणा करके उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखेंगे। 4 का करस्पॉन्ड 2 है तो 4 × 2, -2 का करस्पॉन्ड 0 है तो ये रहा हमारा, फिर दोनों का सम, ऐसा हो गया। और फिर देखिए यहाँ से पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो, तो यहाँ भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के दूसरे रो में आएंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 और 1 संगत है, तो 3 × 1, फिर 1 का संगत -3 है, सॉरी 1 × -3 ये रहा फिर। और फिर पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। चलिए 3 का संगत 2, 3 × 2 और 1 का संगत 0, 1 × 0, फिर उसका सम। रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम ही हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। तो चलिए थोड़ा मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ। -6 + 4, -6 + 4 तो -2 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए तो इट इज 0 एंड इट इज 4 × 8, 8 + 0 will be 8, and now this is 3 and this is -3, 3 - 3 will be 0, and once again 3 × 6 and 1 × 0 0, 6 + 0 will be 6। जैसा कि पहले हम लोगों ने देख लिया था कि BA 2x2 ऑर्डर का होगा, so we got 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो यहाँ AB भी डिफाइंड हुआ, BA भी डिफाइंड हुआ। जरा एक ध्यान से देखिए तो
ए बी और बी ए यहाँ दोनों तो मिला, जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में ए बी मिला था, बी ए नहीं मिला था। यहाँ मिला, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है? क्या ए बी और बी ए मैट्रिक्स बराबर है? और जरा याद कीजिए पिछले वाले बातों को कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है। ये हमारा पहला अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बराबर तब होता है जब दोनों में ऑर्डर की संख्या बराबर, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का संगत एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ ऑर्डर तो सेम है लेकिन संगत एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ -2 है। और अगर कोई दो मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर का है, एक भी संगत एलिमेंट अलग अलग हुआ, तो वो दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए ऑर्डर के साथ साथ संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर तो बराबर है लेकिन संगत एलिमेंट बराबर नहीं है। क्या इससे कंक्लूजन निकला? तो इससे कंक्लूजन ये निकला इस एग्जाम्पल से कि अगर ए बी डिफाइंड है और इत्तेफाक से बी ए भी अगर डिफाइंड हो, तो नॉट नेसेसरी, नॉट गारंटी कि दोनों बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, नॉट नेसेसरी, नॉट गारंटी दैट दे आर इक्वल, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिए डेफिनेशन से और ये दो एग्जाम्पल से क्या बात निकल के आया। तीन इंपॉर्टेंट बात निकल के आया, और ये तीन इंपॉर्टेंट बात मैं अपने स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए मैं अपने बनाए गए बुकलेट, जिसमें टोटली डेफिनेशन है और फार्मूला, डेफिनेशन और फार्मूला है, ये सारी बात मैं लिख दिया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसको चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिंग करिए और आप आइए, है ना, और हमें कॉल करिए। चलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या इस सारी बातों से क्या निकल के आया। निकल के ये आया कि एक तो ए बी को डिफाइंड होने के लिए कंडीशन चाहिए। देखिए क्या निकल के आया इससे, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। तीन इंपॉर्टेंट बात निकल के आया जो मैं अपने बुकलेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, नोट, पहला नोट कि अगर ए बी डिफाइंड है अंडर सम कंडीशन। तीन नोट, ए बी डिफाइंड अंडर कंडीशन कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होना चाहिए। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार बोल रहा हूं, लिखूंगा ज्यादा नहीं। तो ये बात पहला, ए बी को डिफाइंड होने के लिए टर्म कंडीशन है, गुना के पहले गुना के लायक है कि नहीं, खाने के पहले खाने लायक है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ही, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट कि अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार आपको वर्ड में, भाषा में समझा दे रहा हूं। ये सारा बात मैंने बुकलेट में लिख दिया है, किसी भी राइटर के बुक में लिखा हुआ है। तो अगर ए बी डिफाइंड है, ए बी को डिफाइंड होने के लिए कंडीशन, और अगर ए बी डिफाइंड हुआ तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा, जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड होगा। ठीक है, ये तीसरा नोट क्या है कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो बराबर होगा। और साधारणतः मैट्रिक्स ए बी और बी ए ये जनरली बराबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि ए बी और बी ए डिफाइंड अगर हो गया तो जरूरी एकदम नहीं वो बराबर होगा। तो ये तीन बात में क्या हुआ कि डिफाइंड होने के लिए कंडीशन चाहिए, और इत्तेफाक से अगर डिफाइंड हो भी गया ए बी तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा, और अगर इत्तेफाक से बी ए भी डिफाइंड हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर होगा। ये तीन नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब इस पर थोड़ा हम प्रॉपर्टी करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो प्रॉब्लम बनाने में हमें मदद करेगा और आगे के रिजल्ट को, आगे के कुछ बातों को समझने में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स के जोड़ में देखा था और मैट्रिक्स का स्केलर के साथ हमने गुणा में देखा था, कुछ प्रॉपर्टी था। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए, और उस प्रॉपर्टी को बिना ज्यादा प्रूफ किए बस मैं समझा दे रहा हूं कि बस एनसीईआरटी बस यही किया गया है, विदाउट प्रूफ, बस आपको याद रख लेना है। चलिए, इट्स प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट, यही तीसरा नोट ही हमारा पहला प्रॉपर्टी बनेगा। और याद कीजिए थोड़ा सा पहले वाले क्लास या स्कूल लेवल की बातों को कि जब भी दो संख्याओं का गुणा में क्रम को विनिमय करने के बाद एक्स वाई और उसको इंटरचेंज करने के बाद अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम ऐसे में बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम का पालन करना।
और ठीक उसी तरह से यहां पर हो रहा है ए बी और बी ए, क्रम बदल दिया लेकिन ये बराबर नहीं है। देयरफॉर यहां हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट ऑबे कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसा कि जस्ट हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। और ये जो तीसरा नोट है वो हमारा पहला प्रॉपर्टी बनेगा। सो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर को मेंटेन करना है। जो पहले है वो पहले होगा, जो बाद में है वो बाद में होगा। हम जैसे तैसे मैट्रिक्स में ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, याद रखना है। और डियर स्टूडेंट, जहाँ कहीं रूल है उसको तोड़ने वाला हो जाता है यार, सोशल लाइफ में भी तोड़ने वाला हो जाता है, और इसी तरह से साइंस में मैथ में कोई रूल को तोड़ने वाला हो जाता है। और साइंस में मैथ में तोड़ने वाले रूल तोड़ने वाले को एक्सेप्शन या अपवाद बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला अपवाद क्या है कि दो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। प्रोडक्ट ऑफ टू सेम ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स ऑबे कॉम्यूटेटिव लॉ, जबकि साधारणतः मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन अपवाद में पहला अपवाद, दो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स ले लूँ सेम ऑर्डर का, तो आपको याद होगा ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल कुछ भी हो जाए, नॉन डायगोनल जीरो, 7 0 0 -9, ये रहा डायगोनल, ये कुछ भी हो जाए और इसको छोड़ करके डायगोनल बिगर, इसको छोड़ करके सारे एलिमेंट को हम नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसा आप दो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हो सेम ऑर्डर का, यहाँ 7/2 ले लिए, यहाँ 0 0, यहाँ -11 ले लिए, तो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, यहां गुना करोगे यहां आपका ऐसा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी ने इसे ब्लू कलर वाले कुछ स्पेस में लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली मैट्रिक्स से गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, बट कहीं कहीं उसका पालन भी करता है। ये पहला हुआ, तो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और इसका प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वो मैं बात बता रहा हूं, ये सब की क्लियर बात है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑबे कम्यूटेटिव लॉ एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जिसका गुणनफल उसी मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। और जैसा कि डियर पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते किसको हैं? तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल 1 1 हो, डायगोनल 1 1 हो, ऐसे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन डायगोनल जीरो और डायगोनल 1 1 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सारी बात हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक्स में जाके देखिए, लिंक में जाके देखिए, आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो यार, मैं हूं ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिए ना, ठीक है, याद रखिए। देखो तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कोई मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, अगेन यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन होगा और ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार ये 3 हमारा इसके अंदर में आया। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन तो नहीं किया, लेकिन मैट्रिक्स का गुणा एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या है साहचर्य नियम? ये सब सुना हुआ वर्ड है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा है और भी 2-3 जगह देखा हम लोग, और आगे भी देखेंगे। फिजिक्स में वेक्टर वाले सर आपको बताया होगा, है ना। चलिए, बी को पहले ए के साथ रखा और फिर सी लिया, और यहाँ पर बी को हमने सी के साथ रखा और फिर उसके पहले ए लिया। ध्यान दो, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर को इधर उधर नहीं किया, बस काम थोड़ा बहुत हमने किसी के साथ पहले, किसी के साथ बाद में। बी ए के साथ, बी या सी के साथ, साथ एसोसिएट का मतलब ही होता है साथ।
तो एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम, सात नियम, तो मैट्रिक्स का गुना सहचर नियम का पालन करता है। ये सब आप अपने से एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, आप अपने से अपने आप को जस्टिफाई करा सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए, ए को बी के साथ गुना और ए को सी के साथ गुना, तो यहां हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ऐसा करके, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इसका उल्टा हो, जैसे अगर ऐसा हो ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ देखिए हम कॉमन ले सकते हैं बी और ये हो जाएगा ए प्लस सी। और फिर अगर ऐसा हो जाए बट ए बी प्लस सी बी, और किसी ने यहाँ हड़बड़ी में बी कॉमन ले लिया तो और ऐसा लिख दिया, तो डियर स्टूडेंट, ये सबको पता है कि हड़बड़ी हमेशा गड़बड़ी ही होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ किसी ने हड़बड़ी में बी कॉमन ले लिया तो ये एकदम ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान दो, यहाँ दोनों में, सॉरी, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी, यहाँ ए होगा, ए होगा, हाँ ए होगा, ए कॉमन लेना था। ओह माय गॉड, ए बी प्लस सी, ए बी और, हाँ ओहो ये भी गलत हो गया यार, फिर से देखो, ए बी प्लस सी ए, हाँ यहां से अगर कोई कॉमन ए ले लिया और किसी ने हड़बड़ी में ऐसा लिख दिया, मैं भी थोड़ा हड़बड़ी में था और इसलिए मेरे साथ भी गड़बड़ी हो गया, ठीक है यार। देखो इसमें दोनों में ए शुरू में है तो हम कॉमन लेंगे, इट इज राइट। बट यहां देखिए ए बी और सी ए में, यहाँ ए बी में ए पहले है, सी ए में ए पहले नहीं है, बट हड़बड़ी में आपने ए कॉमन लेकर कैसा लिखा, ये एकदम गलत हो गया, ये गलत है। तो ऑर्डर को मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ मैट्रिक्स ऑर्डर को मेंटेन करते हुए काम करता है। जरा भी ऑर्डर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने में भी थोड़ा आप सावधान रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में आइए, अगर मैं ऐसा ले लूं, देखिए जरा सा, अगर मैं अल्फा और बीटा या एम और एन दो स्केलर ले लूं, दो रियल नंबर, यहाँ पर मैट्रिक्स में हम रियल नंबर को स्केलर बोलते हैं। अगर एम कोई स्केलर है, एन कोई दूसरा स्केलर है, और ए और बी दो मैट्रिक्स है, चार चीजें हैं, दो मैट्रिक्स दो स्केलर, स्केलर एम को मैट्रिक्स ए के साथ गुना किया और स्केलर एन को मैट्रिक्स बी के साथ गुना किया और फिर इसको गुना किया, मैट्रिक्स को स्केलर के साथ गुना करेंगे, मैट्रिक्स को इसके साथ गुना करेंगे, मैट्रिक्स, और अब यहाँ गुना किया, ये गुणनफल आप क्या क्या लिख सकते हो, देखिए जरा सा, एम एन ए बी ऐसा लिख सकते हो, स्केलर को बाहर कर सकते हो, फिर ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, एम एन को ए के साथ रख दिया, बी को अलग कर दिया, फिर जरूरत पड़ने पर आप ऐसा कर सकते हो, ए एम एन बी, फिर जरूरत पड़ने पर आप चाहो तो इसे इंटरचेंज कर सकते हो, एन ए और एन बी। पर ध्यान दीजिए, सभी में एक इंपॉर्टेंट बात था कि हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर को इधर उधर नहीं किया, स्केलर को आप इधर उधर लिख सकते हो, ये सब प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हम स्केलर को जहां तहां चाहे, जहां जरूरत पर हम उसी के साथ सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, विदाउट इंटरचेंजिंग मैट्रिक्स, बिना मैट्रिक्स के क्रम को चेंज किए हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 5, और 5 प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का गुना जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। बहुत अजूबा लगता है सुनने में, पहले मैं आपको थोड़ा इससे संबंधित नंबर की बात बता रहा हूं कि अगर कोई दो नंबर ऐसा हो भाई जो जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो जीरो नहीं है, तो क्या इसका प्रोडक्ट जीरो होगा? नहीं। अगर x जीरो नहीं है, y जीरो नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। x नॉट जीरो, y नॉट जीरो, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो नॉट जीरो या नॉन जीरो। लेकिन मैट्रिक्स में बड़ा भयानक उल्टा पुल्टा होता है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, होगा ये नहीं बोल सकता हूं, हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ऐसा मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं भाषा में बोल दिया कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। चलिए देखता हूं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। 0 0 और 2 0, ये देखिए ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स से बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। फिर दूसरा मैट्रिक्स में बी ले रहा हूं, 0 0 0 11, अगेन ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी नल मैट्रिक्स नहीं है, पर जरा इसका गुना देखिए,
जरा गुना देखिए आप, जो नंबर से एकदम डिफरेंट लगता है, ठीक है। 0 0 2 0 0 0 0 11। चलिए एकदम जुड़ो कराटे रेडी हो जाइए, ठीक है। चलिए रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। चलिए 0 का 0 के साथ गुना, 0 का 0 के साथ गुना, ऐसा हो गया। फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके 0 का संगत 0, 0 का संगत 11 गुना करके जोड़ करके लिख दिया। फिर आइए दूसरा रो, तो यहाँ भी दूसरा रो, 2 का संगत 0 है, 0 का संगत 0 है, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 लिख दिया। और फिर आइए उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखेंगे। और 2 का करस्पॉन्ड 0 है, 0 का करस्पॉन्ड 11 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ करके लिख रहे हैं। यहाँ एवरी एलिमेंट 0 हो रहा है, एवरी एलिमेंट। और जिस मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट 0 हो दैट इज सेड टू बी द नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसे O से डिनोट किया जाता है, ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। सो माय डियर, हम लोगों ने क्या देखा, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, जबकि नंबर की दुनिया में एकदम डिफरेंट होता है। ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो ही होता है, बट मैट्रिक्स में दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। नोटेड दैट, है ना। इसको भी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाया है, उसके कलर को अलग कर दिया, उसको इंपॉर्टेंट दर्शाने के लिए अलग बात बोल दिया है, ठीक है। तो ये सब रहा हमारा प्रॉपर्टी और ये रहा हमारा नोट। ये सब है हमारा मैट्रिक्स के गुना से संबंधित डेफिनेशन, एग्जाम्पल। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। डियर स्टूडेंट, मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, मुझे रिंग करिए, और मैं अपने सारे स्टूडेंट के लिए ये दे दिया हूँ, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूँ। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आपके ग्रुप में जोड़ करके उस मटेरियल को मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। चलिए, मैं ऐसा करके एक प्रॉब्लम वाला भी मटेरियल बनाया हूँ, देखता हूँ इस प्रॉब्लम में, इस बुक में जो भी अब तक पिछले 10 साल का बिहार बोर्ड CBSE सारा पूछा वो क्वेश्चन है, और फिर NCERT RD शर्मा RS अग्रवाल का सब अच्छा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के डाला है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिसको डायरेक्ट अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैंने नीचे में हिंदी भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए, 2 प्रॉब्लम करूंगा और वो NCERT का ही है संभवतः, बहुत छोटा छोटा है, बट आपकी आइडिया को ये और क्लियर करेगा, गुना से संबंधित है। और डियर स्टूडेंट, हमारे बुकलेट के अनुसार हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वो M2 पढ़ रहे थे, और M2 में 11 तक किया था हम लोगों ने एक्सरसाइज। M2 का 11 तक हम लोगों ने किया था, और 11 में उसके बाद हमारा 12 नंबर था, ये लेकर 1 से लेकर 11 तक हम लोगों ने किया था। जिसके पास भी भाई आप NCERT बुक को फॉलो कर सकते हो, बस मैं गुना समझा दें, इस पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम मिल जाए मेरे ख्याल से गुना बड़ा आसानी समझ सकते हो। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन मैं देखता हूँ। 12 नंबर में पहला दूसरा तो आप बनाओगे, छोटा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तीसरा ले रहा हूँ। देखिए क्या है, ऐसा करके 1 2 3, और फिर यहाँ है, इस मैट्रिक्स का नाम भी आपको पता होगा, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है 4 - 5 और ये है 6, ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे। गुना के पहले आप देख लीजिए गुना के लायक था कि नहीं था, जरा देखिए। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे मैं A बोलूं, A कितना ऑर्डर का हो गया, 1 रो 3 कॉलम, तो 1/3 ऑर्डर का है माय डियर। और दूसरे मैट्रिक्स को अगर मैं B बोलूं, आप चाहो तो इसे मान सकते हो लेट A लेट B, ऐसा करके मैं थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहा हूं। और B में देखिए, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम, देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 1 कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ B विल बी 3/1। लुक हियर, लुक टू बोथ। देखो भाई, पहला के कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या बराबर है, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एंड इट विल बी 1/1 ऑर्डर। इसका मतलब डियर स्टूडेंट, इसमें 1 रो होगा 1 कॉलम होगा, 1 रो 1 कॉलम, इसके प्रोडक्ट में 1 रो 1 कॉलम होगा, अर्थात 1 एलिमेंट होगा। और वो 1 एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं जुड़ो कराटे।
रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। देखिए 1 का संगत 4, 1 इंटू 4, 2 का संगत -5, ये रहा -5, और फिर 3 का संगत 6, तो 3 इंटू 6। तो रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। और देखिए यहां से कितना आ गया, 4 माइनस 10 प्लस 18, और तब यहां से ठीक है 18 4 22, 22 में 10 12। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये रहा हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इसमें एक एलिमेंट जो पहले हम लोगों ने गुना के पहले ही देख लिया था कि इसमें एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा, 12। ठीक है, कई बार ये छोटे प्रॉब्लम को बड़ा लाइटली लेते हैं स्टूडेंट और भयानक गलती करके आ जाते हैं। इसी तरह के एक और छोटा प्रॉब्लम है, बराबर तो हर बुक में दिया हुआ रहता है। चलिए जरा देख लीजिए, है ना, थोड़ा रोक रोक के आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और यहाँ तो थोड़ा जल्दी बताना पड़ता है। चलिए एक और छोटा और आखिरी प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, इसी गुना को थोड़ा और क्लियर दुरुस्त करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हमारा ठीक इसका उल्टा मैंने लिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, पहले कॉलम है 1 2 3 और दूसरा रो है। रो में क्या है 2 3 4। ठीक है, चलिए देखिए कि पहले ये गुना के लायक है कि नहीं है। अगर मैं पहले मैट्रिक्स को ए मानूं, दूसरे मैट्रिक्स को बी मानूं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लायक है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं ए का ऑर्डर कितना है भाई। देयर आर 3 रो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा रो काउंट करना है जो हॉरिजॉन्टल होता है। देयर आर 3 रो और 1 कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ ए विल बी 3/1। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में देयर इज 1 रो एंड देयर आर 3 कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ बी विल बी 1/3। सो डियर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट का कॉलम की संख्या, दूसरे का रो की संख्या, दे आर इक्वल। इट मींस देयर प्रोडक्ट BA इज डिफाइंड। BA इज डिफाइंड, इट मींस B को A के साथ गुना किया जा सकता है। और जब गुना किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, लुक केयरफुली, इट्स ऑर्डर विल बी 3/3। इट मींस देयर विल बी 3 रो एंड 3 कॉलम, दैट इज देयर विल बी 9 एलिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड 9 एलिमेंट। अब वो 9 एलिमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए देखो डियर स्टूडेंट, एकदम तुरंत जुड़ो करा स्टार्ट। पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जोड़। लेकिन यहाँ रो में एलिमेंट एक ही है, कॉलम में एक ही एलिमेंट है, इसलिए जोड़ वाली बात ही नहीं होगा। बस इसका संगत इसका है, गुना कर दीजिए। तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम की बारी खत्म। अब उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के दूसरे कॉलम में लिखेंगे 1 इंटू 3। उसी रो को तीसरे कॉलम से गुना करके 1 इंटू 4 उसी रो के तीसरे कॉलम में लिखेंगे। तो पहले रो की बारी खत्म। अब आइए दूसरे रो में, दूसरे रो को पहले कॉलम से गुना करके दूसरे रो के पहले कॉलम में लिखेंगे 2 इंटू 2। याद रखिए इस रो में एक ही एलिमेंट है, इस कॉलम में एक ही एलिमेंट है, इसलिए यहाँ प्लस वाली बात नहीं होगा। फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, उसी रो को तीसरे कॉलम के साथ गुना करके उसी रो के तीसरे कॉलम में लिखेंगे 2 इंटू 4। और अब आइए आखिरी रो, 3 को 2 के साथ गुना, 3 को 3 के साथ गुना, हटा हटा के सजा सजा के 3 इंटू 4। देखिए यहाँ प्लस वाली बात नहीं होगा। कई बार ये दो छोटे प्रॉब्लम में स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट फिसल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसे बताया कि थोड़ा आप भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। चलिए 2 3 4, दिस इज 4 6 8 एंड अगेन दिस 6 9 एंड 12। ये रहा मेरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ, या फिर इसी को कंटिन्यू हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए वेरी 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 गुड नाइट। ठीक है, चलते हैं। और जो भी कुछ डाउट हो यार, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोन कीजिए, और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। और लास्टली मैं बोलूँगा यार, थोड़ा लाइक तो कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब तो कर दो, और थोड़ा शेयर तो कर दो। टिल देन, बाय बाय।